नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम हर वीकेंड्स पे हर संडे को एक वीडियो डिस्कस करते हैं, जिसमें देखते हैं कि इंटरनेशनल अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स अभी हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा हटके है, जिसमें हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन एंड गुड गवर्नेंस, दैट इज विकेंद्रीकरण और सुशासन। ठीक है, इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन के कितने फायदे होते हैं जब आप अपनी पावर को अपने साथ वालों में जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनके साथ में डिवाइड करके काम करते हो तो कितना एफिशिएंट वे में काम होता है, जिसका हमारे यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ग्राम पंचायत की बात करो, ग्राम पंचायत समिति की बात करो, ग्राम सभा की बात करो, या डिस्ट्रिक्ट स्टेट सिटीज़ में आप बात करो, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये क्या है? ये सारा का सारा डिसेंट्रलाइजेशन ही है, जिसमें जहां पर केंद्र में बैठी सरकार सारे काम ना कर पाए, उन कामों को आसानी से अगर आप इंप्लीमेंट कराना चाहते हो तो डिसेंट्रलाइजेशन एक आपके पास में ऑप्शन आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण के तहत अगर आप ग्राउंड लेवल पे एक एक इंडिविजुअल को एम्पावर करते हो, उनको एक तरीके से उनके पावर को इंक्रीज करते हो, उनको आप सुसंगठित तरीके से काम करवाने की कोशिश करते हो, तो आपको रिजल्ट मिलता है क्या? सुशासन। और इसी के चलते आपका जो अल्टीमेट गोल क्या है, हैप्पीनेस, खुश रहना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, वो चीजें फिर अचीव कर पाते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। देखो, शासन और सत्ता में आम जनमानस की भागीदारी सुशासन की पहली शर्त है कि आप गुड गवर्नेंस कब लेकर के आओगे? जब आप वहां पर लोगों का पब्लिक पार्टिसिपेशन जब तक इंश्योर नहीं होता, तब तक आप क्या सुशासन ला सकते हो? क्योंकि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं वही आपको नहीं पता पड़ेगा, तो आप क्या सॉल्यूशन निकालोगे? तो ऐसे में लोगों का पार्टिसिपेशन, पब्लिक भागीदारी या फिर जनमानस की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे में विकेंद्रीकरण इसका एक बहुत ही बड़ा एक उपकरण है। विकेंद्रीकरण को विश्वास, पारदर्शिता और दायित्वशीलता का निर्माण करने वाली सरकार के वैकल्पिक मॉडल के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या हो गया कि डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें तो लोग एम्पावर्ड होंगे, तो वो देखो, एक तो जो सरकार बनाई जाएगी उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, दूसरा जो भी सरकार होगी वहां पर उसको काम करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट मैनर में, पारदर्शिता के साथ में, और तीसरी वहां पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, जो भी प्रशासनिक कार्य होगा, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। ऐसा नहीं कि जिला कलेक्टर को अथॉरिटीज दे दी पर वो बिना कोई अकाउंटेबिलिटी, बिना कोई दायित्वशीलता के अपने काम को किए जा रहा है, तो फिर तो वो तो अंग्रेजी राज आ गया। तो ऐसे में विकेंद्रीकरण को विश्वास, पारदर्शिता और दायित्वशीलता, ये तीन चीजें जो होती है ना, ट्रस्ट, नंबर 2 इज ट्रांसपेरेंसी, नंबर 3 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी और वी कैन से अकाउंटेबिलिटी। अगर ये तीन चीजें आपने इंश्योर कर दी तो इसका मतलब आप सुशासन की तरफ बढ़ रहे हो। और सरकार के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सरकार के वैकल्पिक मॉडल के रूप में देखा जाए, जबकि सुशासन का तात्पर्य है उक्त संदर्भों के साथ कहीं अधिक संवेदनशील और अंतिम व्यक्ति तक नीतियों के माध्यम से खुशियां और शांति प्रदान करना है। देखो, अल्टीमेट गोल हमारी क्या है? हैप्पीनेस एंड पीस। अगर आप खुश हो, अगर आप शांत हो किसी भी देश में रह करके, इसका मतलब वहां की गवर्नेंस गुड है, वहां पर सुशासन है, आपकी बात सुनी जाती है, इसका मतलब हो गया कि वहां पर डिसेंट्रलाइज मैनर में काम किया जाता है। वैश्विक पटकथा यह है कि बिना जन भागीदारी के किसी प्रकार के विकास की कल्पना जमीनी होना पूरी तरह संभव नहीं है। जब तक आप लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं इंश्योर करोगे, तब तक आप किसको रूल करोगे? मतलब वही डेमोक्रेसी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो कैसी डेमोक्रेसी, राइट? गौरतलब है कि विकेंद्रित शासन व्यवस्था सुशासन के अंतर संबंध को परिलक्षित और परिभाषित भी करता है, जहां स्पष्टता, दैट मीन्स क्लैरिटी, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस एंड सुचिता, दैट मीन्स यू आर इन्फॉर्मिंग, यू आर डूइंग एनीथिंग विद द कंसेंट ऑफ पब्लिक। जब तक लोग हाँ नहीं कहते तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। इसका मतलब क्या हो गया? लोगों का पार्टिसिपेशन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो स्थानीय स्तर पर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना, वहां के लोगों की, ध्यान रखें, स्थानीय स्तर पर, मतलब लोकल लोग अगर पार्टिसिपेट करें और अपने विकास और अपने न्याय के लिए खुद से व्यवस्था करें, इससे बढ़िया क्या विकेंद्रीकरण का कोई एग्जाम्पल हो सकता है? और इसका इंडिया में एग्जाम्पल क्या है? पंचायती राज संस्था। और ऐसे ही सिस्टम को पंचायती राज व्यवस्था
कहा जाता है। इसके द्वारा जन जन को सत्ता में भागीदारी का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस व्यवस्था से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सोपान भी इसे ही कहते हैं। कोरोना महामारी से भारत सहित पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है और इसके प्रभाव से सुशासन को भी चुनौती बनना पड़ रहा है, क्योंकि अगर कोरोना को खत्म करना है तो आपको एक एक इंडिविजुअल की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा कि कहीं वो भूखा तो नहीं सो रहा है, कहीं उसके पास में मास्क की कमी तो नहीं है। आप बोल रहे हो कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखो, वो चीजें तब हो पाएंगी ना जब उनके पास में उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, तभी वो इन सारे कोरोना के लिए जो कोविड बिहेवियर हम जिसको बोल रहे हैं, कोविड कॉम्पिटेंट बिहेवियर, वो तभी अचीव हो पाएगा। इस आपदा को अवसर में बदलना तभी संभव है जब एक नियोजित, एक सही में प्लान किया जाए और उस प्लान को क्रियान्विति में भी दिया जाए और उसमें भी जनता का सीधा सरोकार हो, पार्टिसिपेशन जनता का होना जरूरी है और सुशासन की दृष्टि से व्यवस्था अधिक खुली हो। इसका मतलब कि लोगों के सामने एक ट्रांसपेरेंट मैनर में पॉलिसीज बनाई जाए, पूरी व्यवस्था बताई जाए कि इतने वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, इतने मास्क अवेलेबल हैं, इतने हमारे यहाँ पर लोगों की है। तो एक प्लान जो बने ना वो एक बिल्कुल खुला होना चाहिए। वहाँ पर लोगों से पूछा जाए कि आप बताओ कि किसको वैक्सीन पैसे पहले लगे, फीडबैक लो, आप प्रॉपरली ड्राफ्ट तैयार करो पॉलिसीज के, कमेंट मांगो सिविल सोसाइटी से, फिर देखो आप इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होता है कि नहीं। विश्व बैंक के अनुसार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू मस्ट रिमेंबर इट, दैट इज विश्व बैंक के अनुसार सुशासन एक ऐसी व्यवस्था से संबंधित है जो दक्ष है, दैट मीन्स एफिशिएंट है। इसका मतलब कम से कम इनपुट लेकर के अधिक से अधिक आउटपुट दे। ऐसी न्यायिक सेवा से संबंधित है जो विश्वसनीय है। ऐसी जस्टिस सिस्टम जिसके ऊपर सबका एक कॉन्फिडेंस हो, जिसपे ऐसे प्रशासन से संबंधित है जो कि जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि जनता के लिए अकाउंटेबिलिटी अपनी प्रदर्शित करे। सामाजिक आत्मनिर्भरता से सामाजिक समस्या और उसके समाधान तक पहुंच विकेंद्रीकरण और सुशासन से ही संभव है। एक तो आप सोशल इंडिपेंडेंस लेकर के आना चाह रहे हो और एक सामाजिक समस्याओं को आप हल करना चाह रहे हो, तो इनके लिए आपको विकेंद्रीकरण और सुशासन से बढ़िया कोई टूल नहीं मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए देखो विकेंद्रीकरण और सुशासन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विकेंद्रीकरण को लोकतांत्रिकरण का एक उपकरण भी माना जाता है, जिसको हमारे यहां पर संविधान के अंदर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत हमने साबित कर दिया है। इसके अलावा नागरिक घोषणा पत्र, जिसको आप बोलते हो पब्लिक चार्टर, या फिर जो पब्लिक पॉलिसी डिक्लेरेशन होता है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, जिसमें आज सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ई वेब पोर्टल्स के थ्रू आपके पास में पूरी इंफॉर्मेशन आती है कि कौन सी सरकार का कौन सा सेक्टर या कौन सी मिनिस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है, अर्थात ई शासन, ई गवर्नेंस। ये सारी की सारी चीजें क्या है, नागरिकों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन और नागरिक अंतर संबंध को बढ़ावा मिलता है, दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी, एक इंडिपेंडेंस या फिर इंटरडिपेंडेंस हम इसको कह सकते हैं कि आप प्रशासन और नागरिकों के बीच में कनेक्शन आ रहा है। इनसे प्रशासन जो है वो अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी होगा, लोगों के हिसाब से काम करेगा, लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। विकेंद्रीकरण का अभिप्राय अधिकारों को वितरित कर देना होता है। इसका मतलब हो गया कि केंद्र सरकार ने अपने यहां से कुछ पावर्स को डाइल्यूट किया, डेलीगेट किया स्टेट्स के पास में, और स्टेट सरकारों ने कुछ पावर्स को डाइल्यूट कर दिया, डेडिकेट कर दिया, जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं, जो मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी चलती है, उसके लिए। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच निहित कार्यों का बंटवारा है, 7th शेड्यूल में दिया हुआ है, और उसके साथ में कॉन्करेंट लिस्ट भी है। ऐसे में विकेंद्रित भावना के साथ साथ सुशासन की परिपाटी को भी एक समुच्चय देता है। कौन? 7th शेड्यूल। ये डिवीजन है ना, पावर्स का सेपरेशन ऑफ पावर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप घर में देखो, घर में अगर आपके घर में ये पता हो कि पिताजी का काम क्या है, माताजी का क्या है, पुत्र का क्या काम है, बेटी का क्या काम है, वो अगर चीजें क्लियर हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं, और उसमें आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी बड़े सक्सेसफुल होते हो। आज कोरोना कालखंड में देखो क्या हाल हो रहा है, भीषण रूप ले रखा है इस बीमारी ने, जिसके चलते पिछले साल तो देखो पूर्ण बंदी कर दी गई थी, पूरा लॉकडाउन लगाया गया था। तो वो तो एक सेंट्रलाइज था, केंद्रित डिसीजन था, केंद्रीय फैसला था। जबकि दूसरी लहर आई तो केंद्र सरकार ने इस चीज को समझा कि विकेंद्रीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में स्टेट्स को, राज्यों को यह कह दिया कि आप अपनी संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके, लोकहित को ध्यान में रख करके फिर बाद में अपने यहां पर लॉकडाउन अप्लाई करो। केंद्र का तात्पर्य एक ऐसा दिमाग होता है जो कि पूरे शरीर को अच्छे तरीके से, आप कह सकते हो कि पूरे
देश को मजबूत नियोजन के साथ में एक वेल प्लान्ड सिस्टम में आगे चलाना चाहता है और साथ में मॉनिटरिंग भी करता है। जबकि स्टेट्स क्या है, उस स्टेट नाम की उस पूरे राज्य या पूरे देश की भुजाएं होती हैं और उन भुजाओं का भी स्ट्रांग होना उतना ही जरूरी है जितना कि दिमाग का उन भुजाओं पर नियंत्रण का होना जरूरी है। तो ऐसे में सही यही सुशासन और विकेंद्रीकरण का परिलक्षण भी है। यही एग्जाम्पल है कि आप सेंट्रलाइज्ड मैनर में प्लान बनाओ। जैसे नीति आयोग आज क्या काम करता है, थिंक टैंक है। जस्ट थिंक अबाउट द पॉलिसीज और उन पॉलिसीज को रेकमेंड कर दो आप स्टेट्स को बोल दो कि भाई आपके पास में ये रिसोर्सेज है, इंप्लीमेंट करो आपके स्टेट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि जो हिमाचल प्रदेश में प्लान बनेगा वो कोई जरूरी नहीं है कि राजस्थान में वैसा का वैसा प्लान बने। राजस्थान सरकार अपनी जरूरतों के हिसाब से प्लान करेगी, हिमाचल की सरकार अपने हिसाब से प्लान करेगी। दरअसल सुशासन एक ऐसी गतिशील अवधारणा है जिसके तहत सभी के हितकारी कार्य होते हैं, जिसमें आप कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र किताब है उसके तहत भी इन्हीं बातों पर बात किया गया है कि एक शासकीय विचारधारा के तहत सुशासन तो आना ही चाहिए, रामराज। और इसमें विकेंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि जब कौटिल्य के टाइम पे जो कुछ भी हो रहा था उस टाइम पे ज्यादा तो ये था कि स्टेट्स जो थे वो डिवाइडेड थे और उनके बीच में लड़ाइयां हुआ करती थी। तो उस लड़ाइयों को खत्म करने के चक्कर में उस परिस्थिति को देखते हुए तो लग रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य अगर सेंटर में बैठता है और उसके हाथ में सारी पावर्स आ जाती हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो था सेंट्रलाइजेशन। पर फिर भी अगर कहीं पे भी पॉलिसी कुछ भी बन रही थी तो राज्यों के हितों को ध्यान में रख करके काम करना था। नहीं तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य अगर शासन करके बैठ गया और उसके खिलाफ में अगर किसी ने आवाज उठानी शुरू कर दी और स्टेट्स ने रिबेल करना शुरू कर दिया, विरोध करने शुरू कर दिए, तो अखंड भारत का सपना उस टाइम पर भी टूट जाता। ऐसे में कोरोना आपदा इसी घड़ी का एक उदाहरण है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर के काम करें, सुशासन की व्यवस्था का एक एग्जाम्पल दें। विकेंद्रीकरण आज की बात करें तो सांस्कृतिक तत्वों के प्रसंग में भी किया जाना जरूरी है। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैंने क्या बोला कि घर में आप अपने खुद के डिवीजन की बात करो। डिवीजन का मतलब कि आपके पास में पावर्स भी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऐसा नहीं कि पिताजी अगर कमाते हैं तो वो क्या शराब पी करके वो पैसे को उड़ा देंगे। नहीं जी, आप पैसा कमाते हो तो हिसाब दो पूरा कि कहाँ गया, कैसे किया, क्या नहीं किया आपने। सेम चीज आप पे अप्लाइड है। तो ऐसे में एक सेंसिटिव और सेंसिबल मैनर में एक कंडक्ट होना चाहिए, तब जाकर के गुड गवर्नेंस आप अचीव कर सकते हो, सुशासन मिल सकता है। जहां पर पारदर्शिता और खुलापन, ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सर्वोदय सभी की अपलिफ्टमेंट की बात करते हो, अंत्योदय जो सबसे कमजोर है उसकी सहायता की बात भी करते हो। इसमें पूरी तरह स्थिरता तभी संभव है जब कर्तव्य के साथ में निर्णय और अधिकार इकाइयों में बांट दिए जाएं कि आपने वर्क्स फंक्शंस तो दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, पर पावर्स भी तो आप थोड़ी डेलीकेट करो। बटी हुई इकाइयां विकेंद्रीकरण का उदाहरण है जो जनता के समीप और जन सरोकार से ओतप्रोत मानी जाती है, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत। पंचायत में आप देखो, ग्राम पंचायत की देखो, ग्राम सभा देखो, इनमें क्या है, वहां पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी काम करती है। वहां से पूछा जाता है कि हमारे यहां पर क्या करना चाहिए, डिस्पेंसरी लेकर के आए या फिर यहां पर हमें पीएचसी सीएचसी किस लेवल का हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, या पास वाले गांव से अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कोई और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर सकते हैं। वो सारी चीजें क्या है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। गौरतलब है कि विकेंद्रीकरण सभी का नहीं हो सकता, लेकिन समसामयिक विकास, अगर हम कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट की बात करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता। देखो एक सेगमेंट चल रहा है अभी पूरी दुनिया में, और ये शुरुआत हो गई थी जब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना आने लग गई थी, तब देशों ने अपनी सीमाएं बांटनी शुरू की और उसको बोला गया भूमंडलीकरण, जिससे क्या हो गया, पूरी दुनिया में बॉर्डर्स क्रिएट हो गई। और भूमंडलीकरण की एक जो प्रक्रिया है, ये अन्य विशेषता जैसे कि संविधानवाद, नागरिकों के लिए उनके अधिकारों की बात, समाज के लिए भी बॉर्डर्स क्रिएट करना, इन सभी के लिए भी आप देखो तो भूमंडलीकरण, आपने बॉर्डर्स क्रिएट कर दी। ठीक है, बाल विकास की बात करो, महिला विकास की बात करो, मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन, ये कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, इनके लिए और ज्यादा हमें सुशासन लाने की जरूरत है। इसका मतलब कि आप लोगों की सुनो तो सही, लोग कितने परेशान हैं, अगर ड्रॉट्स आते हैं, सूखा पड़ता है, अगर फ्लड्स आती है कितना परेशान है, तो उनसे पूछा जाए, उनको पूरी पावर दी जाए कि हाँ वो डिसीजन ले सकें। ठीक है, ऐसी आवश्यकताएं केवल केंद्रीय व्यवस्था में स्थापित करना मुश्किल है। ऐसे में विकेंद्रीकरण अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अच्छे शासन की कल्पना वर्ष 1991 में की गई थी, जब उदारीकरण की बात शुरू हुई थी। अनेक सरकारें आई और गई, पर उदारीकरण का जो वृक्ष है लगातार बढ़ता गया और स्ट्रांग हो गया। पर साथ चलने वाला अच्छा शासन जनमानस के हिसाब से गणना में भी कहीं पीछे रह गया। देखो, जो गुड गवर्नेंस का पॉइंट था वो 1991 से शुरू तो हो गया, और उसकी बात आज भी हम कर रहे हैं, पर उसकी जो इवैल्यूएशन जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। साल 1952 में पहली बार हमारे यहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। वो एक विकेंद्रीकरण का एग्जाम्पल ही था, जो कि ग्रामीण विकास की अवधारणा के तहत काम करना था उसको, पर बुनियादी विकास की कमी की वजह से, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, उसकी वजह से वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो हो गया फ्लॉप। फिर उसके बाद में देखो आप 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी शुरू की जाती है, पर वो भी धरातल पर अच्छे से काम नहीं कर पाती। फिर इस पूरे फेलियर को कि हाँ हम ग्राउंड लेवल पे क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तब जाकर के बलवंत राय मेहता कमेटी आती है, और उस कमेटी ने क्या बोला कि जब तक जिस पर्टिकुलर एरिया, जिस गांव का आप विकास करना चाहते हो, वहां के लोगों का पार्टिसिपेशन अगर आपने नहीं इंश्योर किया ना, इसका मतलब वहां पर विकास नहीं होगा। दैट मीन्स आप डिसेंट्रलाइजेशन पे जाओ, आप लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करो। जहां पर आप डेवलपमेंट लेकर के आना चाह रहे हो, वहां के लोगों का पार्टिसिपेशन आप लो। इसका नतीजा, नागौर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू होती है राजस्थान के यहां से, और दशकों की यात्रा के बाद में 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया जाता है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही संदर्भ है कि गांवों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई के तहत भी आज आप देखो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बेसिस मिला हुआ है। वैसे तो जब हम गुलाम हुआ करते थे उस टाइम पर भी विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी 1861 में, ठीक है, जब काउंसिल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1861, उसमें काउंसिल्स को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। आप देखोगे मद्रास में पहली म्यूनिसिपैलिटी, मतलब सिटी अर्बन एरिया लोकल बॉडीज की बात करो, वो वहां पर आ चुकी थी। गौरतलब है कि स्थायी सरकार और सुशासन एक दूसरे के पर्याय हैं। हम ये मानते हैं कि जो अच्छा शासन करेगा, अच्छी व्यवस्था देगा लोगों को, उसकी सरकार लगातार बनती रहेगी। पर बात यह है कि ये चीजें केवल और केवल बातों में नहीं होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन में होनी चाहिए। ये अवधारणा केवल और केवल ऐसा नहीं कि हाँ जी बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, नहीं, ग्राउंड लेवल पे वो इंप्लीमेंट होती हुई दिखनी चाहिए, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है। और इसका बिखराव ही क्या होता है, विकेंद्रीकरण को और ज्यादा सशक्त करता है। विकेंद्रीकरण की अवधारणा कोई नई नहीं है, मगर साख और मूल्य की दृष्टि से विकेंद्रीकरण की तुलना में अधिक महत्व मिला है। अब लगातार आप देखो डिसेंट्रलाइजेशन कितना ज्यादा हो रहा है। आज एक एक बंदा, एक एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से कदम उठाता है, काम करता है। 1.5 साल से देश में प्रत्येक नागरिक को कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचने का प्रयास जारी है। तीसरी लहर आने का डर है, तो इस बात पर परीक्षण ये हो जाता है कि सुशासन को बनाए रखने के लिए विकेंद्रीकरण से ज्यादा ऑप्शन बढ़िया कोई दिखता नहीं है। तो नागरिकों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, सरकारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, वहां पर जिन नागरिकों की आप वेलफेयर इंश्योर करना चाहते हो, उन नागरिकों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, तब जाकर ये गुड गवर्नेंस हो पाएगी। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।